नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020। तो आज का जो टॉपिक होगा वो जीएस 1 से है। आज जो 2 नवंबर 2020 है और मंडे है, तो आज जीएस 1 का टर्न है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आंसर प्रोग्राम जो है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है नेक्सस जीएस की तरफ से चलाया जा रहा है। और अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 22,700 लोग उससे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के क्वेश्चन से। आज क्या क्वेश्चन बना है और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर यूपी पीसीएस का मेंस क्लियर करना है तो उसके लिए प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी रणनीति किस प्रकार की है। अगर आपकी रणनीति बेहतर होती है, स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, तो बहुत कम समय में ये परीक्षा क्वालिफाई की जा सकती है। अदरवाइज़ तो आप पढ़ते ही रहेंगे और ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं होगी और आपको लगेगा यार ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये एग्जामिनेशन में कहाँ से आ गया, ये टॉपिक तो हमने कभी सुना नहीं, ये कहाँ से आ गया। और कभी कभी ये होता है स्थिति कि बहुत सारी जगह पे इतना ज़्यादा मैटर पढ़ा दिया जाता है कि वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो आप उतना प्रैक्टिस भी कर पाओगे, उतना आप ग्रैब कर पाओगे। इसी वजह से नेक्सस जीएस की तरफ से जो भी प्रोग्राम रिलीज़ किया जाता है वो उतना ही आपको पढ़ाया जाता है, उतना ही आपको दिया जाता है जितना मैटर आप तैयार कर सकें। हमारा कार्य है चीज़ों को संक्षिप्त करके आपको देना। बाकी बड़ा या फिर बहुत अधिक मैटर देना तो ये तो कोई भी प्रोवाइड करा सकता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। और इसी वजह से बैक टू बैक रिजल्ट्स हमारे एग्जामिनेशन में रहे हैं। लास्ट बैच जो 2018 का रहा है उसमें 11 लोगों ने इनरोल किया था मेंस के लिए, और उसमें से 3 फाइनली सेलेक्ट हुए और इंटरव्यू के लिए, और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में वो 1 लोगों का हुआ। और आप लोग देख सकते हैं कि 11 में से 3 लोगों का अगर रिटर्न में क्लियर हो रहा है तो अच्छी एक सफलता बोली जा सकती है। बस ये है कि आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें आपको दी जाएं वो आपको लिखना पड़ेगा। और बहुत लिमिटेड डाटा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं दिया जाता है। फीस भी बहुत न्यूनतम है हमारी। जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम की फ़ीस है वो टोटल 5,000 रुपीज़ है। और इसमें डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो शाम को या नाइट तक आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी कि आपने क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कैसे आपके मार्क्स बेहतर हो सकते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उनके विस्तार पर संक्षिप्त चर्चा के बारे में। तो भारतीय इतिहास में व्यापार वाणिज्य की जो शुरुआत है वो हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। और भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है वो आर्थिक संपन्नता, आध्यात्मिक उपलब्धियां, दर्शन कला आदि से प्रभावित होकर मध्यकाल में बहुत से व्यापारियों और यात्रियों का आगमन हुआ। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में व्यापार के जो प्रारंभिक उद्देश्य से प्रवेश करने वाले जो यूरोपीय कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति है उसको लगभग कई वर्षों तक प्रभावित किया। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ ही रखा है। तो यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनियों ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। प्रथम जो पुर्तगीज़ था, प्रथम जो यूरोपीय यात्री था वो आपका वास्को डिगामा था। वो करीब 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से करीब 1498 में कालीकट, जो कि भारत में है, वहाँ की समुद्री तट पर पहुँचा। उसने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगालियों के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव पूरी तरह से समाप्त करना, तथा दूसरा था ईसाई धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार करना। तो पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने करीब 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने दुर्ग की स्थापना की। इसके अलावा कालीकट, दमनदीव, हुगली आदि में भी बंदरगाहों की स्थापना की। पुर्तगालियों के पश्चात डच का भारत में आगमन हुआ। करीब 1602 की बात है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर बनाकर कंपनी की युद्ध करने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दिया। डचों की खास दिलचस्पी जो थी भारत के साथ व्यापार में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों द्वीपों में थी। भारत में
आपका इस बोल सकते हैं कि इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं मसालों पर अधिक था, और इन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ दिया तथा 1623 में अंग्रेज़ों को हरा दिया। उन्होंने पश्चिम भारत के गुजरात में सूरत, भड़ौच, कैम्बे, केरल के कोचीन, मद्रास के नेपट्टनम, कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम, बंगाल के चिंसुरा में, बिहार के पटना में और उत्तर प्रदेश के आगरा में कहीं ना कहीं अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। डच के बाद भारत में ब्रिटिश आए। पुर्तगालियों की सफलता मसाले, मलमल, मोती, सोने से भरे उनके जहाज़ों से प्राप्त जो मुनाफे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजी व्यापारियों की आंखों को पूरी तरह से चकाचौंध कर दिया, और फाइनली 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे महारानी के पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। तो अंग्रेजी कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट सूरत पर व्यापारिक केंद्र खोला। इसी क्रम में अंग्रेज राजदूतों को मुगल दरबार में भेजकर व्यापारिक छूट वाले शाही फरमान को प्राप्त किया। प्लासी के बाद अंग्रेजों का भारत पर पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित हुआ, जो कि करीब बोल सकते हैं कि 200 आपका वर्षों तक कायम रहा। तो अंग्रेजों के पश्चात या यूँ कहें तो फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य कंपनियों, जो यूरोपीय कंपनियां थीं, उनकी तुलना में सबसे बाद में प्रवेश किया। फ्रांस कंपनी जो थी इंडेसे ओरिएंटल्स, इसकी स्थापना की। फ्रांसीसियों ने प्रथम कोटि की स्थापना जो है सूरत में फ्रांसीसी क्यारे नामक के एक फ्रांसीसी द्वारा की। कुछ समय बाद व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गईं, जिसके फलस्वरूप आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप पेड क्लासेस लेते हैं तो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट यही मिल जाता है, इसका मॉडल आंसर का आपको बोल सकते हैं कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाता है, और उस पीडीएफ को देखकर भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और बाकी तो जो आंसर आप लिखते हैं उसकी जब चेकिंग होती है तभी समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेलवे से रिलेटेड है। रेलवे ने भारत में वह किया जो भारतीय शासक नहीं कर पाए। इसने भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? कहीं ना कहीं रेलवे जो है 2020 में चर्चा का विषय रहा, इस वजह से आपका ये क्वेश्चन मैंने लिया है जो आगामी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा का वह महत्व भारतीय संस्कृति में नाटक तथा महाकाव्य के क्षेत्र में इसके उपयोग से स्पष्ट है। विश्लेषण कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर अभी जो है वो रैंडम आपका डेमो दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको अभी पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जो यूपीपीसीएस मेंस 2020 की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपका 5 नवंबर से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो उसमें फिर आपको पेड के बारे में सारी जानकारी दे ही दी गई हैं पहले से ही। टोटल जो फीस है वो 5000 रुपीज़ है। 5000 रुपये एक साथ आपको देने हैं, और इसमें आपको डेली 3 क्लासेस जो आपका 3 बोल सकते हैं कि नोट्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका एक मॉडल आंसर मिलेगा, और उसकी आंसर की जांच करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इतना सफिशियंट है। अगर आपको डेली 10 क्वेश्चन दे दिया जाता है तो कोई कर और पाता नहीं है, तो बेटर है कि डेली उतना ही आपको प्रोवाइड किया जितना आप कर सकें। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।